हेलो एवरीवन, आज का वीडियो है बायोफ्लॉक के ऊपर। एक्चुअली मेरे को मन नहीं था बायोफ्लॉक के ऊपर वीडियो बनाने का, लेकिन यूट्यूब में मैं देख रहा हूँ इतने लोग वीडियो बनाते हैं बायोफ्लॉक पे, इतने लोग वीडियो बना रहे हैं और कोई मतलब मैक्सिमम लोग क्या है कि वो ट्रेनिंग पे ही फोकस कर रहे हैं कि कैसे ट्रेनिंग से पैसा कमा लें। चाहे कोई भी हो, चाहे भले अच्छा हो बुरा हो, सब कोई ट्रेनिंग पे ही फोकस कर रहा है कि नहीं आओ बिना ट्रेनिंग के तुम कर ही नहीं सकते। अरे भैया सीरियसली बोल रहा हूँ, ट्रेनिंग वेनिंग के चक्कर में मत फंसिए आप। मैंने भी ट्रेनिंग की है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कोई फ़ायदा नहीं है। आप सीखते खुद से ही हो, प्रैक्टिकल से ही सीखते हो। तो जो बेसिक इन्फॉर्मेशन चाहिए प्रैक्टिकल करने के लिए वो ऑनलाइन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल जाएगा, जो मैं आज आपको दे दूँगा। तो मैं उसके पहले बायोफ्लॉक वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बायोफ्लॉक एक विधि है फ़िश फार्मिंग का। तो आपको बायोफ्लॉक नहीं सीखना है। आपको अगर कोई नया बंदा स्टार्ट करना चाह रहा है तो आपको फ़िशरी सीखना है, फ़िश फार्मिंग सीखना है बेसिकली। और जो ऑलरेडी अगर फ़िश फार्मिंग करता है उसके लिए ये बायोफ्लॉक बहुत ही आसान है। कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ आप पॉन्ड से लेके टैंक में कैसे पालना है, 2-3 चीज़ें हैं स्टेप्स, उसी को बस फॉलो करना है। बस हवा बना रखा है कि नहीं बायोफ्लॉक वो बायोफ्लॉक। अरे आपको फ़िश फार्मिंग सीखना है। जो लोग फेल हो रहे हैं मतलब मुझे नहीं पता कौन फेल हो रहा है कौन नहीं फेल हो रहा, बट अगर इतने सारे वीडियोस मैं सुना मैंने हरियाणा में बहुत लोग फेल हुए, तो वो फेल हुए होंगे तो सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए हुए होंगे क्योंकि उन्होंने फ़िश फार्मिंग कभी नहीं की होगी। अब भाई आप फ़िश फार्मिंग करने जा रहे हो और आपको फ़िश के बारे में ही नहीं पता कि आप उसको क्या अच्छा लगता है क्या नहीं अच्छा लगता है, धूप चाहिए कि नहीं चाहिए, गर्मी में बढ़ेगा कि ठंड में बढ़ेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको फ़िश फार्मिंग से सीखना है। तो अगर आपको एक्चुअली नॉलेज लेना है ना, तो बायोफ्लॉक का नॉलेज मत लीजिए किसी से भी। अगर आपको ट्रेनिंग लेना है तो फ़िश फार्मिंग की ट्रेनिंग लीजिए, बायोफ्लॉक की ट्रेनिंग मत लीजिए। बहुत से लोग यूट्यूब में सिर्फ़ और सिर्फ बायोफ्लॉक की ट्रेनिंग देते हैं, उसके बाद फिर छोड़ देते हैं। हाँ बायोफ्लॉक की जाए, अरे बायोफ्लॉक क्या है यार, कुछ भी नहीं है। मैं आपको बताता हूँ क्या करना है बायोफ्लॉक में आपको बता दूँ। देखिए, बायोफ्लॉक सेटअप करने के लिए एक बड़ा सा टैंक ले लीजिए आप। वो ऑब्वियसली चाहे गोला सर्कल में करिए या स्क्वायर में करिए, रेक्टेंगुलर में करिए, कैसे भी कर लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब मतलब वही सीमेंट हो प्लास्टिक हो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले पानी भरना है। मतलब बायोफ्लॉक के हिसाब से ही आप टैंक सेटअप करिए ताकि वो सेंटर में ऐसे आपको बीच सेंटर में जो है वो नीचे होना चाहिए ताकि उसका स्लज निकल जाए। वैसे सब कुछ आउटलेट बनाने के बाद की बात कर रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि आपको स्टार्ट कैसे करना है, ठीक है। या अगर वैसे भी नहीं करना ना, अगर सिर्फ आपको एक्सपेरिमेंट करना है तो छोटे से टैंक में भी आप सेटअप करके देख सकते हैं। मैंने तो सिर्फ 200 लीटर के टैंक में सेटअप करके किया प्रैक्टिकल की मतलब एक्चुअली मैं कर पा रहा हूँ कि नहीं। इतना हवा बना रखा था, मेरे को भी डर लग गया था कि मतलब होगा नहीं होगा। अरे यार कुछ भी नहीं है यार, ठीक है। तो आपको बस सिंपल कैलकुलेशन रखना है। ऑब्वियसली अगर छोटे टैंक में कर रहे हैं तो ये फार्मूला नहीं लगेगा। अगर मिनिमम 10,000 लीटर की बात करते हैं तो 10,000 लीटर में आपको 1.5 किलो मोलासेस चाहिए, मोलासेस या गुड़ कुछ भी चलेगा। 10,000 लीटर में 1.5 किलो मोलासेस, 1 किलो नमक, 360 ग्राम आपका प्रोबायोटिक। अगर 30 बिलियन PFU है तो ठीक है, 30 बिलियन PFU है तो। अगर 15 बिलियन है तो उसका जस्ट डबल कर दीजिए। लेकिन वो भी ज़रूरी नहीं है। एक्चुअली क्या होता है, प्रोबायोटिक आप ऐसा समझिए, प्रोबायोटिक एक बैक्टीरिया है और वो जैसे जैसे आप मोलासेस डालते रहेंगे वैसे वैसे ग्रो करता रहेगा। तो अगर मैं
50 ग्राम भी डाल दूंगा ना मैं, अगर मेरे को इतना ज़्यादा वो नहीं करना, अगर मैं 50 ग्राम भी डाल दूंगा और मोलासिस डालता रहूँगा ना, तो धीरे धीरे वो कर करके वो मतलब मे बी अब मेरे को इतना आइडिया नहीं कि एग्जैक्टली कितना होगा, लेकिन आप एक्सपेरिमेंट करोगे तो पता चल जाएगा कि अमोनिया कंट्रोल हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो अगर आप 50 ग्राम भी डाल दिया और एक हफ्ते तक उसको कार्बन डालते रहे तो वो मतलब फिश भी रहेगा, तो फिर वो अपने आप ही धीरे धीरे करके वो एक कुछ दिनों बाद एक वो उतने क्वांटिटी का बैक्टीरिया बन जाएगा। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद फिर मोटर जो है वो मोटर आप डायफ्राम पंप बिल्कुल भी मत लीजिए, सिर्फ़ और सिर्फ रिंग ब्लोअर ही चलेगा विद एयर ऑक्सी ट्यूब। ठीक है, अगर डायफ्राम पंप लेना है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ बैकअप के लिए लीजिए, बैकअप के लिए ले लीजिए, ताकि इन्वर्टर अगर लाइट जाती है और इन्वर्टर पे चलता है तो इन्वर्टर पे आपको डायफ्राम पंप चलाने में आसानी होगी बस। लेकिन आपको इतना ध्यान रखिए, रिंग ब्लोअर से ही काम चलेगा, वो भी एयर ऑक्सी ट्यूब से। स्टोन किसी कुछ भी काम का नहीं है भैया, बेवकूफ़ बनाने वाली चीज़ है। ठीक है, टैंक तो मैंने बता दिया आपको। टैंक तो आप कैसा भी बना सकते हो, प्लास्टिक का हो या सीमेंट का हो, कुछ भी हो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। मैं सीमेंट में कर रहा हूँ। ये जो बोल रहे हैं कि नहीं हो सकता, सब हो सकता है। ठीक है, ये है कि हाँ, मे बी नया टैंक बना रहे हो आप तो उसको 1 महीना या 20 दिन पानी रख के छोड़ दो, ताकि क्या होता है सीमेंट में ना, थोड़ा सा आपका कैल्शियम होता है ज़्यादा, तो मे बी pH ऊपर नीचे कर देगा वो। मतलब चूना नहीं होता है, मतलब कैल्शियम होता है सीमेंट में। ठीक है, हाँ। उसके बाद pH जो है वो 6 से 8 तक के रेंज में होना चाहिए। ठीक है, टेम्परेचर जो है पानी का वो 25 से 35 इज़ गुड फॉर ग्रोथ। उसके ऊपर नीचे भी हो जाएगा तो ऐसा नहीं कि मर जाएगा, लेकिन ग्रोथ जो है उसका, वो तो आप क्या ही कर सकते हो, टेम्परेचर आप तो मेंटेन कर ही नहीं सकते। तो जो भी है, मतलब आप समर्स में ही फ़िश फार्मिंग कर सकते हो। अगर आप अब मुझसे तो समर मतलब आप 25 से 35 में ही, अगर आप साउथ में हो तो फिर तो समर क्या आपके लिए, लेकिन 25 से 35 ही ठीक है आपके लिए टेम्परेचर फ़िश ग्रो करने के लिए। अच्छा, ठीक है। और अगर शेड बना रहे हो तो एग्रो नेट का मत बनाओ, क्योंकि वो आपको बार बार चेंज करना पड़ेगा। अगर टेम्परेरी करना चाह रहे हो, एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे हो तो ठीक है, एग्रो नेट करो। लेकिन अगर आप लार्ज स्केल में कर रहे हो तो एग्रो नेट मत बनाओ आप ना। ये क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस टाइप, जो पॉली हाउस जो बोलते हैं ना, उस टाइप का बनाओ। क्योंकि ये मैंने इतना ट्रेनिंग लिया, सबसे बात मतलब ट्रेनिंग जहाँ लिया वहाँ पे भी इतने सारे वीडियोस देखे, वहाँ पे भी किसी ने भी ये मेंशन नहीं किया है बहुत बड़ी बात है, ठीक है, कि फ़िशेस को ग्रो करने के लिए लाइट की ज़रूरत पड़ती है। उनको लाइट की ज़रूरत पड़ती है भैया, डायरेक्ट सनलाइट बहुत ज़रूरी है। इसीलिए पॉन्ड में फ़िश जल्दी ग्रो करता है, मतलब वन ऑफ द रीज़न कि डायरेक्ट सनलाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसीलिए आप पॉली हाउस टाइप बनाइए, ताकि मतलब पूरा टिन शेड कर देंगे तो फिर उससे आपका ग्रोथ अच्छा नहीं आएगा फ़िश का, मरेगा नहीं, बट ग्रोथ, अच्छी ग्रोथ की बात कर रहा हूँ मैं। बस मैं अभी ये सब मैं आपको कैसे बता पा रहा हूँ, मैं ये भी बताऊँगा, ऐसे नहीं कि मैंने कर लिया और आपको एक ही बार में बता दिया। ठीक है, दूसरा, ये तो सबको पता ही है, मांगूर और सिंगी या फिर पंगास इज़ गुड। ये जो 3 ब्रीड है वो बायोफ्लॉक के लिए अच्छा है। लेकिन उसके अलावा कॉमन कार्प भी बहुत ही अच्छा ग्रो करता है, क्योंकि कॉमन कार्प जो है वो कार्प में सबसे स्ट्रॉन्ग ब्रीड है, जो कि ये किसी ने बताया नहीं, क्योंकि सब बस ट्रेनिंग में ध्यान दे रहे हैं, पैसा कमाओ भैया। कॉमन कार्प बहुत अच्छी ब्रीड है, क्योंकि आप उसको कुछ भी खिला दो, मतलब ऐसे ही आपको पता है ना, अगर फ़िश एक मर जाता है ना
एक फ़िश अगर मर जाएगा टैंक में, और उस टैंक में अगर कॉमन कार्प होगा ना, तो वो कॉमन कार्प उस फ़िश को खा जाएगा मांगुर की तरह, कि खा जाएगा, उसका आँख फोड़ के खा जाएगा, उसका मुंह खा जाएगा, पूँछ खा लेगा। मतलब कॉमन कार्प मतलब एक्चुअली बहुत ही सही है, आप कर सकते हो। हाँ ये है कि उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत ज़्यादा होती है। मांगुर, सिंगी और पंगास में ऑक्सीजन की कमी कम होती है, क्योंकि वो सरफेस से ऑक्सीजन ले लेते हैं। लेकिन आप कॉमन कार्प को ईज़िली कर सकते हो। मतलब अगर आपको स्टार्ट करना है ना, इफ़ यू आर स्टार्टिंग, तो कॉमन कार्प से स्टार्ट कर सकते हो अगर कार्प में करना है तो, क्योंकि वो मरती नहीं है जल्दी। ठीक है मतलब भाई एकदम मांगुर है वो, मांगुर कार्प का, टेंशन मत लो। ठीक है। और मैंने कैसे में किया, क्या क्या किया एक्सपेरिमेंट। मैंने मांगुर किया, पंगास और सिंगी मैंने नहीं किया। कॉमन कार्प किया, ग्रास किया। ग्रास मैंने किया। ग्रास क्या करता था मैं अभी इस फ़ोटो शेयर कर दूँगा। ऊपर से मैंने टोकरी, ग्रास कार्प होता है एक, ठीक है, अगर पता नहीं आप लोगों को पता नहीं होगा, तो ग्रास कार्प के लिए क्या करता था मैं, एक टोकरी रख के उसमें फिर जो उसकी उसकी फेवरेट घास होती है, बहुत सॉफ्ट जो भी घास होती है ना, जो बाकी जानवर खाते हैं, वो घास वो खाती है। तो वो मैंने टोकरी में ऐसे रख के हल्का सा फ्लोट करा के छोड़ दिया, ताकि वो घास जो है उसकी जो रिमेनिंग स्टेम्स जो हैं वो टंकी में ना ऐसे फैल जाए। मतलब पहला जो मैंने एक्सपेरिमेंट किया था तो पूरा फैल गया था, मुझे पूरा चेंज करना पड़ा। ये मैं आपको लर्निंग अपने एक्सपेरिमेंट से बता रहा हूँ, ठीक है। तो टोकरी में आप रख के फिर उसको आप फीड करा सकते हो। उसके बाद जब उसका सारे पत्ते खा जाएंगे वो ग्रास कार्प, उसके बाद फिर आप उसको निकाल लो। फिर उसके बाद ऐसे मतलब ऐसे रिप्लेस करते रहते हो, तो मतलब बहुत सही ग्रो करती है कॉमन कार्प। ग्रास भी बहुत अच्छा ग्रो किया था। बिग हेड भी अच्छा करता है ग्रोथ, और कटला भी अच्छा करता है। नैनी थोड़ा सा बहुत वीक होता है, तो नैनी मैं सजेस्ट नहीं करूँगा बिगिनर्स को। जो नैनी को दूसरा नाम पता नहीं क्या है, नैनी हम लोग बोलते हैं यहाँ पे, ठीक है। कटला यू कैन डू। कॉमन कार्प करिए स्टार्ट, फिर ग्रास और फिर कटला कर सकते हैं आप। ग्रास मैं एक्चुअली इसलिए बोल रहा हूँ ना, ग्रास और कॉमन एक साथ आप कर सकते हैं। मज़ेदार की बात यह है कि पहले आप घास दे दीजिए फीड देने से पहले। फ्लोटिंग फीड अगर आप दे रहे हैं ना, तो पहले उसको घास दे दीजिए फीड कराने से पहले। और अगर आप वो क्या, ग्रास बहुत ज़्यादा खाना खाती है, तो ग्रास को अगर घास देंगे, ग्रास को अगर घास देंगे तो वो नॉन स्टॉप खाती रहेगी। तो उसका जब पेट भर जाएगा ना, तब फिर आप फ्लोटिंग फीड दीजिए। नहीं तो वो क्या है, वो ग्रास भी खाएगी, फिर वो फ्लोटिंग फीड भी खाएगी, तो फिर वो फिर बहुत ज़्यादा ओवर फीडिंग हो जाएगा उसके लिए। तो कभी ग्रास खा के मरती नहीं है इतना याद रखिए आप, ठीक है। तो ये शेड बता दिया मैंने आपको। लाइट बहुत ज़रूरी है, मैंने बता दिया, पता नहीं बताया नहीं बताया कि लाइट बहुत, हाँ शायद बता दिया मैंने, ठीक है। बस यही है। और फीड कैसे करना है, हाँ तो फीड, हाँ अब मैं इसमें बताता हूँ। एक्चुअली ये इसमें ना बहुत, क्योंकि हर चीज़ आप खुद से ही कर रहे हैं, तो इसलिए क्वालिटी बहुत ज़रूरी है। हर चीज़ आप कंट्रोल कर रहे हैं ना, तो इसलिए सब चीज़ की क्वालिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मोलासेस की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। ऑब्वियसली बकेट टेस्ट वगैरह यूट्यूब में बहुत सारे ट्रेनर लोग दिखाएंगे, तो वो आप फॉलो कर लीजिएगा। मोलासेस बहुत ज़रूरी है। सॉल्ट बिना आयोडीन का ज़रूरी है। प्रोबायोटिक की कंपनी अच्छी होनी चाहिए। अब एक्चुअली मैंने देखा है कि जितने भी लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं, वो खुद भी प्रोबायोटिक भी बेचना शुरू कर दिया है लोग। तो मुझे अब ये नहीं पता कि उनकी कितनी लायबल है प्रोबायोटिक, लेकिन भैया जो
इतने बड़े बड़े फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो रिसर्च सेंटर रखे हुए हैं, वो लोग अपना प्रोबायोटिक जब बेच रहे हैं, तो आप इतने छोटे छोटे लोग होके कैसे उसको मतलब कंपटीशन दे सकते हो, मुझे ये नहीं समझ में आता है। तो आपको अगर प्रोबायोटिक, मैं ऐसे कुछ ब्रांड नहीं बताने वाला हूँ, आप सारे धीरे धीरे करके सारे ब्रांड्स टेस्ट खुद करिए, ठीक है। किसी की भी बातों में मत जाइए, खुद सारे ब्रांड टेस्ट करिए अलग अलग, क्या पता कौन से ब्रांड में आपका ज़्यादा ग्रोथ मिल जाए, वो आपको पता चलेगा, ठीक है। आप लेकिन बस इतना ध्यान दीजिए कि इस PFU मतलब नंबर ऑफ़ बैक्टीरिया से फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका प्रोबायोटिक कितना अच्छा है या बुरा है। क्वालिटी ऑफ बैक्टीरिया प्लस एंजाइम्स, जो एंजाइम्स उसको चाहिए प्रोबायोटिक को, वो भी उसमें होना बहुत ज़रूरी है। तो ये सब चीज़ों से फ़र्क पड़ता है। तो आप स्टार्टिंग में अगर आपको किसी भी ट्रेनर का, जो भी जहाँ से भी अगर ट्रेनिंग ले रहे हैं, या जो भी आपको जो पहला पता है उससे अगर आप प्रोबायोटिक ले लेते हैं, वो भी कर लीजिए। लेकिन हमेशा याद रखिए कि कोई अच्छी कंपनी, अगर आपको ऐसे बहुत बड़ी कंपनी जैसे बायोस्टैट, वोखार्ड एक बहुत बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी है, उसका दूसरा एग्रीकल्चर बेस्ड दवाई ववाई बनाता है, तो बहुत बड़ी कंपनी है, उसका 4-5 हज़ार करोड़ का उसका टर्नओवर होगा। तो बायोस्टैट एक BIOSTADT बायोस्टैट कंपनी है, बॉम्बे की कंपनी है, वो भी बनाती है। तो ऐसे ऐसे करके मतलब बड़ी बड़ी कंपनीज आप सर्च कर सकते हैं जो प्रोबायोटिक बनाती हैं। ऑब्वियसली वो यार लैब में बना रहे हैं, लाख करोड़ों खर्चा कर रहे हैं रिसर्च में, तो हलवा नहीं है, ठीक है। सब कुछ बता दिया मैंने आपको। अब क्या बचता है, बस मेरे ख्याल से मैंने सब कुछ बता दिया। आपको फ़िश फार्मिंग सीखना है, ठीक है, बहुत ज़रूरी है। आप बायोफ्लॉक नहीं सीख रहे हैं, ऐसा मत सोचिए कि हाँ बायोफ्लॉक सीख रहे हैं। बायोफ्लॉक कुछ भी नहीं है, एक जस्ट एनवायरनमेंट है जो आपको सेटअप करना है। आपको फ़िश फार्मिंग के लिए एक ऐसे फार्मर्स के पास जाइए कि भैया फ़िश के बारे में जानकारी लीजिए कि ये मछली क्या खाती है, क्या खिलाऊँगा उसको, और तो उसको मतलब ये ग्रोथ होगा, वो ग्रोथ होगा, ऐसे ऐसे करके आप वो सीखिए। हाँ, अब बहुत सारी वीडियोस में मैंने देखा है कि वो जो फ्लोटिंग फीड है, और फ्लोटिंग फीड का भी ब्रांड मैंने नहीं बताया, ठीक है। और ट्यूब की, एयर ऑक्सी ट्यूब के लिए एयर ऑक्सी ही ट्यूब लिखा रहता है, एयर ऑक्सी ट्यूब करके लिखा होता है, वो गुजरात की कंपनी है, सिर्फ वही लीजिए, और सारा बकवास है। रिंग ब्लोअर तो, मोटर तो कोई सा भी ले सकते हैं, ठीक है। अब क्योंकि किसी की में भी वारंटी नहीं होता, सब चाइना से आता है। प्रोबायोटिक मैंने आपको बता दिया, और फीड, ठीक है, फीड बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे कंपनीज़ का फीड बहुत बकवास आता है, ट्रस्ट मी। तो एक कंपनी है NSF या NFS, कोई दोनों में से कोई एक है, बंगाल की कंपनी है, वो उसकी टेक्नोलॉजी जापान की है, और वो मैं यूज़ कर रहा हूँ। उसका जो, उसमें एक्चुअली फ़िश का वो प्रॉन का जो ड्राइड पाउडर होता है ना, वो भी मिक्स करके वो दुख देता है, विच इज़ वेरी गुड। और उसमें दो चीज़ अच्छी है, एक तो बहुत देर तक वो फ्लोट करता है, क्योंकि बहुत इससे पहले मैं एक दूसरा यूज़ करता था, वो बहुत जल्दी सिंक कर जाता था। मुझे लग रहा था कि वो खा रही है, लेकिन एक्चुअली खा नहीं रही थी, वो नीचे बैठ जा रही थी। तो NFS या NSF का जो फीड है, वो बोल के गया था, जो बेचने आया था, कि 12 घंटे तो मिनिमम है। वैसे 24 घंटे फ्लोट करती है, लेकिन 12 घंटे तो मिनिमम फ्लोट करेगा ही करेगा। और फिर मैंने ग्लास में डाल के देखा, और वो फिर एक्चुअली 12 घंटे तक किया, तो आई ट्रस्टेड। तो ये बहुत ज़रूरी है, फीड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत ही लोग कुछ भी मत खिला देना। अबे भैया, जो आप अच्छा खिलाओगे तो तभी तो अच्छा ग्रो करेगी, ग्रो कराना है आपको, ठीक है। ग्रो इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। तो ग्रोथ के लिए अच्छा खिलाओगे, अच्छा एनवायरनमेंट दोगे उसको, अच्छे से ऑक्सीजन उसको दोगे, तो ही तो फिर वो ग्रो करेगा ना। तो आप इतना ध्यान, सब कुछ हो गया। शेड जो है वो लाइट होना चाहिए। टैंक जो है, जितना बड़ा टैंक बनाएंगे उतना अच्छा होगा। 10,000 का मत बनाइए, कम से कम 30,000 लीटर का बनाइए, ठीक है। और स्टॉकिंग एक्चुअली ये आप खुद भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं।
तो मिनिमम से मिनिमम करिए। तो जो मैंने एक जगह पे लिखा था, वहाँ पे लिखा था कि आप कॉमन कार्प जो है, सॉरी, कार्प ब्रीड जो है वो आप 250 किलो निकाल सकते हैं 10,000 लीटर में, और 500 किलो निकाल सकते हैं 10,000 लीटर में। आप वो 500 निकाल सकते हैं उसका सिंगी, मांगूर और पंगास का। तो उस हिसाब से आप टारगेट करिए, ठीक है। तो मतलब 250 ग्राम, तो सिंपल सा कैलकुलेशन है कि 10,000 लीटर में अगर 250 किलो निकाल रहे हैं तो आपको और एक फ़िश अगर 250 ग्राम तक ग्रो कर सकते हैं तो क्या हुआ, मतलब आपको कितना करना पड़ेगा, 1000, हाँ सॉरी कैलकुलेट करना लगा था मैं। तो वही 10,000 जो बोल रहा था, 1000 फिश आप डाल सकते हो पर 10,000 लीटर में। और तो फिर मल्टीप्लाई करता मैक्सिमम यही है, ठीक है। तो आपको 1000 से स्टार्ट नहीं करना, आप 500 फिशेस डाल के स्टॉक करना है, और आपको फिंगरलिंग डालना है, ठीक है। तो फिर अगर तो फिंगरलिंग डालोगे तो फिर आपका लगभग 4 महीने में, 4-5 महीने में, हाँ मतलब वो तो एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो उतना आपका 250 ग्राम तक का पड़ जाएगा, ठीक है। और तो कुछ मुझे लग नहीं रहा है, बताना बाकी है, सब कुछ बता। तो इसमें बेसिकली आपको 2-3 चीज़ें ज़्यादा ध्यान देनी पड़ती हैं कि इनको कोई रोग नहीं लगे, मतलब फिशेस को कोई बीमारियां नहीं लगे। तो उसके लिए सिंपल सा चीज़ें हैं कि भैया आपको जो टैंक में जितने भी चीज़ें आप डालोगे वो सब कुछ एक अलग से रखना चाहिए, मतलब पोटेशियम परमैंगनेट से सैनिटाइज होना चाहिए। हाँ मतलब वो आप वीडियो वगैरह देख लेना, या मैं बता ही देता हूँ कि टैंक में पहले जब भी आप कुछ फ़िश कहीं और से लाते हैं तो पोटेशियम परमैंगनेट में के पानी में डाल के ऐसे रख सकते हैं 5 मिनट तक, ताकि उसकी बीमारी सारी ख़त्म हो जाए। उसके बाद फिर उसको टैंकी में डालिए, और टैंकी में भी पानी डालने से पहले पोटेशियम परमैंगनेट डालिए। और जो भी बाल्टी साल्टी भी जो उसमें आप डालेंगे, जो रेगुलरली डालेंगे जो भी, तो उसमें भी पोटेशियम परमैंगनेट सैनिटाइज होना चाहिए। तो ये सारी छोटी छोटी प्रिकॉशंस हैं जो आपको लेनी पड़ेंगी। और बीमारी के लिए दवाइयाँ जो हैं, अभी तक तो मेरी फिशेस को बीमारी नहीं हुई है, तो अभी मैंने लिखा नहीं है दवाइयाँ, क्योंकि कौन कौन सी दवाइयाँ आपको डालनी पड़ेगी वो सब आपको वीडियो में मिल जाएगा। नहीं तो फिर आप अगर कमेंट करेंगे किसी को ऐसा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं बता दूंगा कि कौन कौन सी दवाइयाँ लगती हैं, ठीक है। तो यूजुअली उनको उसके अलावा अगर जैसे बाहर से कोई बीमारी अगर नहीं लगता है, और आपके टैंकी में ही अगर ऐसा कोई बीमारी उत्पन्न हो रहा है, तो इसका मतलब एक ही रीज़न हो सकता है कि आपका हाई स्टॉकिंग हो गया, या टेम्परेचर ज़्यादा या कम हो गया। तो ठंडी में ज़्यादा बीमारी लगती है, ज़्यादा हाई टेम्परेचर में ज़्यादा बीमारी लगती है, और हाई स्टॉकिंग में ज़्यादा बीमारी लगती है। तो बीमारी तो वो फिर आपके यार मेरे मतलब मैं कुछ भी बोलूँ, आप अगर बिगिनर्स हो तो आपको डॉक्टर को ही दिखाना पड़ेगा। खुद कितना भी आप दिमाग लगा लो, खुद से पहचान नहीं सकते हो कौन सी बीमारी लगी है, तो वो खुद ही बता देगा फिश वाला डॉक्टर की क्या बीमारी है और क्या दवा देना है, ठीक है। उसके अलावा आपको कैल्शियम वगैरह सप्लीमेंट भी आप ज़रूर देना, ठीक है। कैल्शियम दे देना ऐसे ही, मतलब रैंडमली कभी भी फीड में मिक्स करके, पहले ही जैसे पानी डाल रहे हो और फ्लोटिंग फीड डाल देना उसी में, और कैल्शियम मिक्स कर देना उसको, ऐसे करके फिर डाल देना। बी कॉम्प्लेक्स कभी भी डाल देना ऐसे ही रैंडमली, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ उसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो ये सब चीज़ें हैं। फिर आप इतना याद रखिए, आपको सिर्फ़ और सिर्फ आप ही सिखा सकते हो। यू द वन हु इज़ डूइंग, यू कैन लर्न फ्रॉम योर ओन मिस्टेक। आप जब भी आपकी मछलियाँ मर रही हैं तो आप सारा डेटा रखिए, एक एक्सेल शीट मेंटेन करिए। मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे मेंटेन करना चाहिए एक्सेल शीट। एक एक्सेल शीट मेंटेन कर लीजिए, या सॉरी, अगर जिसके पास लैपटॉप नहीं है तो वो एक
पे डायरी नोट कर लीजिए, बना दीजिए, उसमें ऐसे कॉलम बना दीजिए जिसमें आप हर एक एवरीडे आपका डेटा होना चाहिए कि कौन से दिन कैसे क्या करके आपका पीएच कितना था, टेम्परेचर कितना था, ऑक्सीजन कितना था, अमोनिया कितना है, कितना ग्राम आप खाना दे रहे हैं। ठीक है, सो ऐसे करके मैंने मेंटेन किया हुआ है। ठीक है, कितना कार्बन दे रहा हूँ और कितना फिर सब कुछ सारा एवरीडे का है। और दिन में 3 बार। ज़्यादा ओवरफीड मत करिए, ओवरफीड करने से मछलियाँ मर जाती हैं। तो आपको वैसे आप मतलब ये है कि 5 मिनट में जितना खा ख़त्म हो जाए तो वो उसके लिए ठीक, उतना ही फीड ठीक है। ठीक है, तो आप क्या करिए, 3 बार दीजिए। और वैसे 1 किलो में बोलते हैं 1 किलो में 10 ग्राम देना चाहिए। तो 1 किलो अगर फ़िश आप वेट कर लीजिए और 1 किलो में 10 ग्राम के हिसाब से 10-10 ग्राम 3 बार दीजिए तो आपका जल्दी ग्रोथ होगा और मरेगा भी नहीं। ठीक है, 3-3 घंटे के 4-4 घंटे के गैप में आप दे सकते हैं। ठीक है, अगर वो आपको पता चल जाएगा। अगर आप वो नहीं खा रही है तो इसका मतलब उसका डन हो गया है, उसको आप मत दीजिए। तो वो वैसे वेट कर लीजिए। अगर तीसरे बार डाल रहे हैं तो उसका मतलब वो 30 ग्राम नहीं खा सकता है टोटल, और पूरे दिन में 30 ग्राम नहीं खा सकता। तो आप ऐसा थोड़ा सा कम कर दीजिए, मतलब 30 ग्राम, मतलब 1 किलो के हिसाब से। ठीक है, तो किलो के हिसाब से आप वेट कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी कोई क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट कर लीजिएगा। सॉरी, मैं फ़ोन नंबर नहीं दे सकता क्योंकि मैं ट्रेनर नहीं हूँ। ठीक है, और मैं पूरी गाइड करूँगा, ट्रस्ट में, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही। ठीक है, बहुत गर्मी हो रहा है। ओके, बाय बाय।